नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त बड़ी और अहम खबर से जो कि मुख्य निर्वाचन से जुड़ी है। और आपको बता दें कि लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी का अफसरों को निर्देश जारी किया गया है और वहीं आपको बता दें कि पुलिस अधिकारी मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये निर्देश जारी किया गया है और वहीं आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये निर्देश जारी किया गया। बिना अनुमति के मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी और बिना अनुमति के मुख्यालय ना छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं और वहीं सीईओ की अनुमति के बिना अवकाश भी नहीं ले सकेंगे अफसर। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, डीएम, एसपीओ और मंडलायुक्तों को पत्र जारी किए गए। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर अफसरों को निर्देश जारी किए गए। इसके अलावा आपको बता दें कि लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर अफसरों को निर्देश दिए गए और मुख्य निर्वाचन अधिकारी का अफसरों को निर्देश जारी किए गए, जहां पर डीएम, एसपी और मंडलायुक्तों को पत्र जारी किए गए और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये निर्देश जारी किए गए, जहां पर बिना अनुमति के मुख्यालय ना छोड़ने के निर्देश दिए गए। और इसके अलावा आपको बता दें कि बिना अनुमति के कोई भी मुख्यालय नहीं छोड़ेगा पुलिस अधिकारी। और ये आपको बता दें सीईओ की तरफ से ये निर्देश जारी किया गया और सीईओ की अनुमति के बिना कोई भी अफसर अवकाश भी नहीं ले पाएगा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, डीएम और एसपी और मंडलायुक्तों को पत्र जारी किए गए, जिसके बाद ये निर्देश जारी किए गए हैं। और वहीं इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर अंतर्राज्यीय साइबर फ्रॉड गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। नोएडा में पुलिस की यह बड़ी कार्रवाई है, जहां पर अंतर्राज्यीय साइबर फ्रॉड गिरोह का पर्दाफाश किया गया और मामले में महिला समेत 8 आरोपी गिरफ्तार किए गए। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, और आपको बता दें कि आरोपियों से 48 लाख नकदी, ज्वेलरी, बाइक बरामद की गई। और वहीं आपको बता दें कि नोएडा सेक्टर 58 पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी की है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर नोएडा पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां पर अंतर्राज्यीय साइबर फ्रॉड गिरोह का पर्दाफाश हुआ और आपको बता दें इसमें महिला समेत 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और जिनके पास से 48 लाख नकदी, ज्वेलरी, बाइक भी बरामद की गई और नोएडा 58 पुलिस ने ये आरोपियों की गिरफ्तारी की है। और वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर सुर कोकिला लता मंगेशकर कोरोना पॉजिटिव पाई गई और उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडली अस्पताल में भर्ती कराया गया और परिवार के एक सदस्य ने बताया कि उन्हें कोरोना के मामूली लक्षण है और लता दीदी की उम्र को देखते हुए उन्हें अस्पताल के आईसीयू में दाखिल कराया गया है और कोविड के चलते लता मंगेशकर को निमोनिया भी हो गया है, जिसे कोविड निमोनिया कहते हैं। और लता मंगेशकर शनिवार रात से ब्रीच कैंडी अस्पताल में और कोरोना की वजह से उनकी हालत बहुत अच्छी नहीं बताई जा रही। और 52 साल की मशहूर गायिका लता मंगेशकर की भतीजी रचना ने भी बताया है और इस बात की पुष्टि भी की है और उन्होंने बताया कि उन्हें कोरोना के मामूली लक्षण है और ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं और सीएमओ ने ट्वीट करके ये जानकारी दी और सीएमओ की तरफ से आई जानकारी के मुताबिक सीएम नीतीश कुमार होम आइसोलेशन में रहेंगे और सीएम नीतीश कुमार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर अपने सभी कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया था और उन्होंने पिछले कार्यक्रम समाज सुधार अभियान के तहत औरंगाबाद गए थे और इसमें मद निषेध मंत्री सुनील कुमार कोरोना संक्रमित थे। हालांकि उसके बाद पूरे प्रदेश में नाइट कर्फ्यू और नई कोरोना गाइडलाइन भी जारी कर दी गई और इसके बावजूद सीएम हाउस में लगातार स्टाफ और सुरक्षा कर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए थे और ऐसे में सीएम नीतीश कुमार भी कोरोना संक्रमित हो गए और बिहार में सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, डिप्टी सीएम रेणु देवी,
SC/ST कल्याण मंत्री संतोष कुमार सुमन, खान भूतत्व मंत्री जनक राम, भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी, उत्पाद मद निषेध मंत्री सुनील कुमार भी कोरोना हो चुका है। और वहीं आपको बता दें जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह भी कोरोना संक्रमित हो गए थे, हालांकि उन्हें और आज उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। देश में कोरोना की बेकाबू रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है और वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 1,68,063 नए मामले सामने आए, जबकि 277 लोगों की मौत हो गई। हालांकि इस दौरान 69,959 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं और इस नए केस के आने के बाद देश में कोरोना संक्रमितों के कुल मामले बढ़कर 3,58,75,790 हो गए और वहीं अब तक इस महामारी के चलते 4,84,213 लोगों की कोरोना के चलते जान चली गई और कोविड-19 से अब तक देश में 3,45,70,131 लोग ठीक हो चुके हैं और कोविड-19 से अब तक देश में 3,45,70,100 ठीक लोगों के स्वस्थ होने के बाद और अब लोगों की जो पॉजिटिविटी रेट है वो भी थोड़ी कम देखने को मिली और जबकि ओमिक्रॉन के बड़े खतरे के बाद सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 8,21,446 हो गई है। और वहीं भारत में सोमवार को कोरोना वायरस के लिए 15,79,928 सैंपल टेस्ट किए गए और कल तक कुल 69,31,55,280 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। और वहीं अब खबर छत्तीसगढ़ से, जहां पर छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में एक भालू ने दिन दिहाड़े 55 साल की महिला पर हमला कर दिया, जिसके बाद महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। दरअसल पूरा मामला बलरामपुर जिले के राजपुर वन परिक्षेत्र के झपी पहाड़ के जंगल का है, जहां एक पर भालू ने दिन दहाड़े हमला कर दिया और हमले के बाद महिला को गंभीर अवस्था में प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर में रेफर कर दिया गया। और वहीं जानकारी के मुताबिक पहाड़ खड़ुआ के झपी पहाड़ जंगल में पूरी नाम की 55 वर्षीय महिला लकड़ी लेने गई हुई थी और उसी समय अचानक जंगल से भालू आ गया और उसने महिला पर हमला कर दिया और भालू के हमले से महिला के सिर, कंधे और पैर में गंभीर जख्म आए और भालू के हमले के घायल महिला की आवाज सुनने के बाद जंगल में ही आसपास मौजूद महिलाओं ने उसे अस्पताल पहुंचाया और घायल महिला को राजपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर रेफर कर दिया गया था। आपका झींगो से उस पार पहाड़ खड़ुआ है जी, गोरिया डोल जिसको बोलते हैं जी। वहाँ पे एक घटना है, ये जो है इनका नाम है कुन्नी तिरकी पति मंगल साय जी, है ना, जाति उराव है जी। और ये जो है पत्ता तोड़ने गई थी, जंगल में लकड़ी भी लेने गई थी जी, और पत्ता भी लेने गई थी। तो उसी समय जो है घटना हुआ, अचानक जो है जंगल से भालू निकला और इनसे हमला कर दिया, जिसमें आपका दाहिना बायां सिर को जो है नोचा है और दाहिना जांग और दाहिना हाथ को ये काटकर जो है इन्होंने घायल कर दिया है। फाइजर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अल्बर्ट बोर्ला ने बताया कि फाइजर पहले से ही सरकारों की वैक्सीन में गहरी दिलचस्पी के कारण बड़ी कोविड खुराकों का निर्माण कर रहा है, क्योंकि दुनिया भर की सरकारें अपने देश में कोविड-19 के भयानक संक्रमण से जूझ रही है, जिनमें कोविड के नए वेरिएंट के कारण बढ़ते हुए केस भी शामिल है। और बोर्ला ने बताया कि ओमिक्रॉन रोधी टीका मार्च तक तैयार हो जाएगा और उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें ये नहीं पता कि इस टीके की आवश्यकता होगी या नहीं, इसका उपयोग किया जाएगा या नहीं, लेकिन फिर भी वो इस टीके का निर्माण कर रहे हैं। और बोर्ला ने आगे बताया कि वर्तमान में कोविड से बचाव के 2 वैक्सीन शॉट्स और एक बूस्टर के मौजूदा डोज ने ओमिक्रॉन से गंभीर स्वास्थ्य प्रभावों के खिलाफ उचित सुरक्षा प्रदान की है, लेकिन ओमिक्रॉन वेरिएंट को सीधे ध्यान में रखते हुए बनाया गया ये कोविड वैक्सीन
ऐसे वेरिएंट से रक्षा करेगा जो अत्यधिक संक्रामक साबित हो गए हैं और इसके परिणाम स्वरूप कई हल्के या कम संक्रमण के मामले सामने आए हैं। और वहीं मॉडर्ना वैक्सीन के सीईओ स्टीफन बंसल ने बताया कि कंपनी एक बूस्टर विकसित कर रही है जो 2022 के अंत में ओमिक्रॉन और कोविड के अन्य संभावित वेरिएंट को रोकने में काफी मददगार साबित होगा। और बंसल ने आगे बताया कि दुनिया भर के नेताओं के साथ चर्चा भी कर रहे हैं ताकि ये तय किया जा सके कि 2022 के अंत तक हम संभावित कोविड वेरिएंट से निपटने के लिए किस वैक्सीन का निर्माण करें और उसकी संभावित बूस्टर के लिए सबसे अच्छी रणनीति क्या होगी। बिहार सरकार कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर अब बड़ा फैसला लेने वाली है और अगले 1-2 दिनों में बिहार सरकार वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा भी कर सकती है और इसको लेकर आधिकारिक तौर पर तैयारियां भी की जा रही और जानकारी के मुताबिक बिहार सरकार लॉकडाउन की तरफ बढ़ रही है और इसी को लेकर अब पहले दौर में साप्ताहिक लॉकडाउन लगाने की व्यवस्था की जाएगी, यानी कि शनिवार और रविवार को लॉकडाउन किया जा सकता है। और सोमवार को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सीएमजी की मीटिंग हुई और इसमें कोविड-19 के नए वेरिएंट पर चर्चा की गई और मीटिंग में कई चीजों पर सहमति बनी है। हालांकि अंतिम निर्णय 2 दिन बाद फिर से होने वाली मीटिंग में होगा और 2 दिन बाद होने वाली मीटिंग में ये पाबंदियां सामने आ सकती हैं। बिहार में 6 जनवरी से नाइट कर्फ्यू लागू हुआ है और रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू का समय रखा गया और स्कूल, कॉलेज, कोचिंग तक बंद कर दिए गए हैं और सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में 50% क्षमता के साथ काम किया जा रहा है और राज्य में अब तक 28 लोगों में ओमिक्रॉन की पुष्टि हो चुकी है। राज्य में दूसरी बार जीनोम सीक्वेंसिंग में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है और इससे पहले किदवईपुरी के रहने वाले युवक को ओमिक्रॉन हुआ था और वो इंग्लैंड से दिल्ली से अपने भाई से मिलने गया था और रविवार को आई रिपोर्ट से पटना सहित 7 जिलों में ओमिक्रॉन की दस्तक भी हो गई और पटना जिले के 17 सैंपल की जांच में 1 में डेल्टा और 16 में ओमिक्रॉन पाया गया है। और वहीं छत्तीसगढ़ में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल गया और आज सुबह से प्रदेश के विभिन्न जिलों में हो झमाझम मूसलाधार बारिश। मौसम विभाग ने गरज चमक का अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दी और वहीं प्रदेश में हो रही झमाझम मूसलाधार बारिश ने धान खरीदी केंद्र प्रभारियों की पोल खोलकर रख दी है, जहां खुले आसमान पर सभी खरीदी केंद्रों में करोड़ों रुपए का धान भीगता हुआ नजर आ रहा है, जहां जिले के अधिकारी सहित सभी मंडी प्रभारी मूक दर्शक बने बैठे हैं। तो वहीं छत्तीसगढ़ में अभी लगातार धान मंडियों में धान खरीदी भी शुरू हो गई, जहां बदलते मौसम को देखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने सभी मंडी प्रभारियों को और जिले के अधिकारियों को सूचित कर दिया था कि मंडी पर रखे धान का समुचित रखरखाव करें, पर यहां भी अधिकारियों की घोर लापरवाही सामने आई और मंडी प्रभारी प्रशासन के नियमों को अपने पैरों तले रौंदकर खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही और लाखों रुपए का धान खुले आसमान के नीचे बर्बाद होने के लिए छोड़ दिया गया। और इस पूरे मामले का जायजा लेने के लिए जब आर्या न्यूज इंडिया टीवी के टीम ने खरीदारी केंद्रों में जाकर जायजा लिया तो मंडी प्रभारी खरीदी केंद्र में अनुपस्थित नजर आए और लाखों रुपए का धान खुले आसमान के नीचे बिखरा हुआ नजर आया। छत्तीसगढ़ में आगामी होने वाले जो मूसलाधार वर्षाधार बारिश है, मौसम विभाग को देखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ के सभी मंडी प्रभारियों को सूचित किया था कि अपने अपने मंडी का ध्यान रखें और धान की जो रख रखाव है उसके लिए समुचित व्यवस्था करें, तालपत्री बिछावा उनके रखाव के लिए समुचित व्यवस्था करें। इस प्रकार से जब भी मंडी संचालित होता है उससे पहले छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा जिले के सभी अधिकारी व मंडी प्रभारियों को सूचित कर दिया जाता है कि धान के रख रखाव के लिए समुचित व्यवस्था करें और उनके फंडिंग के लिए भी पैसा भेज दिया जाता है। लेकिन यहाँ का हम ग्राम जांजगीर चांपा जिले के ग्राम पंचायत कामता के धान मंडी में है, जहाँ पर अव्यवस्था का पूरा आलम देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे किस प्रकार से अभी मौसम बरसात का बना हुआ है
और पूरा धान का यहाँ स्टॉक लगा है पूरे खुले आसमान पर है। और साथ ही साथ जब भी इसका स्टॉक लगाया जाता है नीचे में ना तो किसी प्रकार का ईंट की व्यवस्था किया गया है और न ही यहाँ पर भूसी बिछा। मैं अपने कैमरामैन से अनुरोध करना चाहता हूँ कि ये किस प्रकार से बता सकते हैं। हम देख सकते हैं कि धान का जो स्टॉक लगा है इस पर किसी प्रकार का ईंट की भी व्यवस्था नहीं की गई है और न ही भूसी की व्यवस्था की है। इस प्रकार से अगर खुले आसमान में बारिश होता है तो किसानों की जो साल भर की मेहनत है वो बर्बाद होते होने। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा लगातार मंडी के जो धान बर्बाद होते हुए देखते हुए उसे हमेशा अधिकारियों को सूचित किया जाता है और धान के उचित रखरखाव के लिए उनको बार बार निर्देश किया जाता है। इसके बावजूद भी मंडी प्रभारी लगातार लापरवाह होते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर हम आए तो मंडी प्रभारी भी यहाँ उपस्थित नहीं है। मौसम इतना बना है और ऐसे खुले आसमान पर धान को छोड़कर मंडी प्रभारी न जाने कहाँ जाए। यहाँ पर जो हमाल है वो काम करने वाले वर्कर है, उनसे जानना चाहेंगे कि यहाँ के मंडी प्रभारी कहाँ पर हैं। मैं तो यहाँ का हेमाल हूँ। हेमाल हो? हाँ। कहाँ गए यहाँ के प्रबंधक? बैंक गए हैं पैसा लाने। हाँ, छुट्टी है 1 हफ्ता के लिए। और क्या बोलूं? कितना टाइम हो गया गए हुए? और हम सुबह का भी खाना नहीं खाए हैं। कितना टाइम हो गया हम यहाँ के मंडी प्रबंधक यहाँ से अभी गए हैं 1 घंटा हुआ है। 1 घंटा हो गया? हाँ। यहाँ पर वो 1 घंटा हो गए हैं। खुले आसमान पर या बने हैं, यहाँ पर कुछ ढकने के लिए नहीं बोले हैं क्या? ढकने के लिए बोला है, उस छल्ली के बाद लगाएंगे नहीं यार। हाँ, ढकने के लिए यहाँ पर ईंट वीट लगाने के लिए तो लास्ट छल्ली है ना। क्या लास्ट कहाँ पर ईंट है बताइए? लास्ट छल्ली आज का है। आप बताइए यहाँ पर कहीं पर ईंट दिख रहा है क्या? ईंट प्रभारी यहाँ पर नहीं है तो किसको यहाँ जिम्मेदार किसी को तो सौंप कर गए होंगे कि वहाँ बैंक गए हैं। हम मान रहे हैं मंडी प्रभारी अपने काम से बैंक गए हैं, लेकिन इतना बड़ा मंडी है उसके जिम्मेदार हैं तो किसको सौंप कर गए हैं कि भाई यहाँ का देख रेख के लिए? अभी 1 घंटा तो हो नहीं, मैं मान रहा हूँ मंडी प्रभारी यहाँ 1 घंटे से गए हैं। मोला सौंप के गए हैं भाई। अच्छा, आपको सौंप? अच्छा, रमेश कुमार कश्यप है। कितना टाइम से गए हैं? आधा पौन घंटा होती हुई। तो आपको बताए हैं क्या कुछ काम से गए हैं? क्या काम से गए? हाँ, बैंक गए हैं बोले। और वहीं भारत में पिछले कुछ दिनों से कोरोना और ओमिक्रॉन ने जमकर रफ्तार पकड़ी है और इसको देखते हुए भारत सरकार ने विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। और वहीं इसके मुताबिक विदेश से आने वाले सभी यात्रियों के लिए 7 दिन का होम क्वारंटीन जरूरी होगा और 8वें दिन यात्रियों का RT-PCR टेस्ट किया जाएगा। और ये गाइडलाइंस आज से ही जारी हो रही हैं और स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस संबंध में बयान जारी करते हुए बताया कि अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए गए हैं जिससे कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के संक्रमण को रोका जा सके। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कोरोना की गंभीर स्थिति के मद्देनजर ये निर्णय लिया कि विदेश से आने वालों को तुरंत ही बाहर निकलने या इधर उधर घूमने की इजाज़त नहीं होगी और उन्हें पहले होम क्वारंटीन में रहना होगा और इसके 8 दिन बाद RT-PCR टेस्ट कराना जरूरी होगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस NV रमणा ने बीते दिनों एक कार्यक्रम के दौरान लॉ मेकिंग के मुद्दे पर बात करते हुए कहा था कि कानून बनाने में दूरदर्शिता की कमी का सीधा असर न्यायपालिका की कार्य प्रणाली पर पड़ता है और ऐसे कानूनों की वजह से कोर्ट में केस के अंबार लग जाते हैं और सुनवाई भी नहीं हो पाने की वजह से वो लंबित होते चले जाते हैं। और इस दौरान उन्होंने साल 2016 में बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा लागू किए गए शराबबंदी का उदाहरण दिया था और CJI ने कहा कि साल 2016 में लागू बिहार मद निषेध अधिनियम के फलस्वरूप हाईकोर्ट जमानत के आवेदनों से भरा हुआ है और इस वजह से एक साधारण जमानत अर्जी के निपटारे में 1 साल का समय लग जाता है और बिना ठोस विचार के लागू कानून से लोगों की परेशानी बढ़ती है और उन्हें मुकदमेबाजी की ओर ले जाते। और इस दौरान उन्होंने ये भी कहा था कि कार्यपालिका में न्यायपालिका की बातों को नज़रअंदाज करने का प्रचलन बढ़ता जा रहा है और ये बातें सही भी है। और CJI की ओर से शराबबंदी पर की गई टिप्पणी के बाद बिहार में सियासत तेज हो गई थी और विपक्ष ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा था और उन पर बिहार का बेड़ा गर्क करने का आरोप लगाया गया था। हालांकि अब जब चीफ की जजमेंट पर बिहार के शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री के करीबी माने जाने वाले विजय चौधरी ने भी सवाल उठाए हैं। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में देसी कट्टा, जिंदा कारतूस, AK-47 के साथ धारदार हथियार दिखाकर लोगों से लूटपाट डकैती करने के साथ प्राण घातक हमला कर पूरे क्षेत्र में खौफ फैलाने वालों पर पुलिस का शिकंजा कसा गया है
और पुलिस ने हाल ही में कार्रवाई कर 9 कुख्यात आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। और वहीं आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में चोरी, डकैती, लूटपाट, लोगों पर प्राणघात हमलों के मामले में इन दिनों खबरों में सुर्खियों में बनी हुई थी। और वहीं जहां कुछ लोग फिल्मी अंदाज में गैंग बनाकर देसी कट्टा, जिंदा कारतूस, AK-47 तलवार जैसे धारदार हथियार को आम पब्लिक के सामने दिखाकर चोरी, डकैती, लूटपाट जैसे अन्य घटना को अंजाम देने के साथ पूरे क्षेत्र में दहशत फैलाने का काम किया जा रहा था। और जहां जशपुर पुलिस ने मुखबिर से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने आरोपियों को मौके पर धर दबोचा और इन आरोपियों से 1 पिस्तौल, 3 नंग कट्टा, 20 जिंदा कारतूस और 9 मोबाइल और हथियार बनाने की सामग्री के साथ अन्य सामग्री भी बरामद किए। जहां इन आरोपियों के खिलाफ चोरी, डकैती, लूटपाट, हत्या के प्रयास और आगजनी जैसी घटनाओं में संलिप्त होने के अलग अलग कुल 5 धारा अपराध पंजीबद्ध हैं। और इन 9 कुख्यात आरोपियों को जशपुर पुलिस ने इन पर अपराध पंजीबद्ध कर उन्हें न्यायिक रिमांड के लिए जेल भेज दिया गया है। जशपुर अंतर्गत ग्राम नीम गांव डोंगा टोली में आरोपियों के द्वारा लूट एवं डकैती की योजना बनाने की हमें मुखबिर सूचना प्राप्त की थी, जिसमें घेराबंदी करने पे 9 आरोपियों को पकड़ने में हमें सफलता प्राप्त हुई है और जिनसे 1 नग पिस्टल, 3 कट्टा और 20 जिंदा कारतूस और 9 नग मोबाइल और हथियार बनाने की सामग्री एवं अन्य सामग्रियां जो है बरामद की गई हैं। 9 आरोपियों की प्रकरण में गिरफ्तारी करके न्यायिक अभिरक्षा। और वहीं इस वक्त दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर दिल्ली सीएम केजरीवाल ने खुलासा किया है कि नहीं लगेगा दिल्ली में लॉकडाउन। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बयान सामने आया और उन्होंने साफ किया कि दिल्ली में नहीं लगेगा लॉकडाउन। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर लोग कयास लगाए रहे थे कि दिल्ली में लॉकडाउन की स्थिति बन चुकी है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साफ कर दिया है कि दिल्ली में लॉकडाउन नहीं लगेगा और अस्पतालों में मरीजों का इलाज अभी जारी है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, दिल्ली में 37,000 बेड तैयार कर सकते हैं। केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली में करीब 37,000 बेडों की तैयारी है और कोरोना केस कम होने पर ही पाबंदियां घटाई जाएंगी। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बयान सामने आया और उन्होंने साफ कर दिया है कि दिल्ली में अभी नहीं लगेगा लॉकडाउन, जिसके बाद अब दिल्ली में कई जगह पर पाबंदियां लगाई गई थी और हर स्थिति से निपटने में दिल्ली सरकार सक्षम है। वहीं आपको बता दें कि अस्पतालों में मरीजों का भी इलाज जारी है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर दिल्ली के अरविंद केजरीवाल ने साफ किया कि दिल्ली में लॉकडाउन नहीं लगेगा और दिल्ली में 37,000 बेड तैयार कर सकते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बयान सामने आया, कोरोना केस कम होने पर ही पाबंदियां घटाई जाएंगी। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आर्या न्यूज के साथ।